किस डेट को आपका बर्थडे आता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को ही आपके साथ ये हादसा हुआ? जब मैं हैदराबाद से फरीदाबाद अपने 25th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर आ रही थी। जब मैं वहाँ से ट्रेन से आ रही थी तो मेरा स्टेशन आने वाला था, तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। तभी दो लड़के, अननोन लड़के थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी। लड़के उन्होंने बैग खींचा एकदम से, मैंने भी अपनी तरफ खींचा तो बैग तो मेरे हाथ से निकल गया और मैं ट्रैक पे गिर गई। तो मेरा पैर कट गया। समझ नहीं आ रहा था, बहुत सर्दी थी, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि बचाओ, क्योंकि जब मैंने उठने की कोशिश करी मैं उठ नहीं पा रही थी। रेलवे पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेके जाती है, फिर डॉक्टर आता है कि हाँ टांग बच जाएगा, कुछ कहते नहीं बच पाएगा। उसी दौरान बोलते हैं कि हम सर्जरी तभी करेंगे जब 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराएंगे। रात के 12 बजे होते हैं और मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ कि बर्थडे है। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बर्थडे विशेस देने के लिए आपको बेड पर याद था कि मेरा बर्थडे ये आ सब गया है? याद था मुझे। और जब डॉक्टर आता है कि हम घुटने के नीचे से तुम्हारा पैर काट देंगे, मतलब एकदम लगता है लाइफ खत्म हो गई। मतलब एक ही रात में मेरी जिंदगी बदल गई। बस वो एक फेज था, बहुत मुश्किल था। वही 4 दीवारी में बंद, सवाल पे सवाल, एक मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। मेरे पापा यही कहते थे कि जान बची तो लाखों पाए। तो उसी उम्मीद के साथ मैं चल रही थी। देखा है कि मम्मी पापा ने कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मगर मेरे पेरेंट्स ने वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ा। कॉलेज जाना तो दूर की बात कि मैं कभी स्कूल भी जाऊंगी तो उन्हीं सवालों के साथ था कि किरण तुम्हारे आंसू नहीं निकलने चाहिए। हालांकि मैं अंदर से टूटी थी, मगर उसी जर्नी में कुछ ऐसे लोग थे जो छोड़ के भी चले गए। सब कहते थे कि अब तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो एक बेचारी वाला टैग दे दिया गया। उससे भी मुझे अपने आप पे ही डाउट होने लगता था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। सक्षम यात्रा की इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ पर आके कि मैं अपनी कहानी को और आपके साथ शेयर करूँ और लोगों तक पहुँचे, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों तक। जी, दुनिया आपको ब्लेड रनर के तौर पर जानती ही है, लेकिन अगर समझें आपसे तो किरण कनौजिया कौन है? किरण कनौजिया कौन है? होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे नाम से ज़्यादा मेरे पैर से जानते हैं। तो जब मैं लोगों से मिलती हूँ और उनको बताती हूँ कि मैं ही किरण कनौजिया हूँ, तो उनकी नज़र मेरे पैरों पे जाती है। अच्छा, तुम किरण कनौजिया हो। तो जब इस जर्नी में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कि मैं कभी घर से बाहर निकलूँगी, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मुश्किल था, मगर जब वो एक कदम मैंने आगे लिया और जब मैंने तय किया कि मुझे दौड़ना है, क्योंकि मेरा पैर गया था तो लोग सोचते थे कि अब इसकी ज़िंदगी ख़राब है। दौड़ना तो दूर, चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। मगर जब मैंने इस लड़ाई को दौड़ में बदली और उस दौड़ में जब मैंने भागना शुरू किया और जब मैंने वो 21 किलोमीटर मैंने पार किया, तो वहाँ से मुझे एक पहचान मिल गई कि किरण कनौजिया कौन है। और लोग मुझे किरण से ज़्यादा मुझे ब्लेड रनर से जानते हैं। और मुझे खुशी होती है जब नाम के साथ किसी चीज़ के लिए जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ उसके बाद ही किरण एक अंदर से बाहर आई। कहते ना कि रन, मतलब वो एक चाबी मिल गई कि उस दौड़ से ही किरण बाहर आई और एक पहचान बन गई। तो मैं अपने दर्शकों को ऐसे बताना चाहता हूँ कि किरण एक ब्लेड रनर है, किरण भारत की बेटी है, किरण एक पत्नी है और किरण एक माँ भी है। लेकिन अगर इतने पे किरण को छोड़ दिया जाएगा तो ये किरण का आधा परिचय होगा। किरण रेसिलियंस की वो मिसाल है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है
कि जीवन हर बार नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। किरण वो कहानी भी है जो लाखों बार दोहराई जाएगी, और किरण वो एक फिल्म भी होगी जो लाखों बार देखी जाएगी। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप हमारे पॉडकास्ट में अपनी कहानी बताने के लिए आए। अभी मैं किरण जी की बातों को सम अप करूं तो किरण जी कहती हैं कि मेरे को 2 तरीके से देखा जाता है। वो पहले चेहरे से देखते हैं, बोलते हैं अच्छा आप किरण हो, और फिर वो मेरे पैरों की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अच्छा आप ही किरण हो। तो किरण जी, कैसा लगता है जब इस आइडेंटिटी को लोग देखकर मुस्कुराते हैं और आपको ग्रीट करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक किरण जो पहले थी, एक मासूम सी जो किसी से बात नहीं करती थी, ना तो कभी घर से बाहर निकले थे। मगर जब मेरी टांग गई और जब मैं बाहर निकलना मैंने शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मैं तो बहुत छोटे से ही दायरे में जी रही थी, ज़िंदगी तो और बहुत बड़ी है। मतलब इसने ही मुझे एक तरीके से मैं बोलूँगी जीना सिखा दिया, कि जब तक हम सुनते थे, जब हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। कुछ प्रॉब्लम छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। मेरी प्रॉब्लम दिखती है तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, मगर मुझे और अच्छा लगता है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मैं आज कर पा रही हूँ, जो मैं खड़ी हो पाई हूँ, तो उस एक उम्मीद के साथ जब मैं किसी से मिलती हूँ तो वो देख के हिम्मत नहीं हारते हैं। ज़िंदगी उससे और आगे है, और एक अंदर से ही आ जाता है कि हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि बचपन से ही मम्मी पापा तो सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जब भी कुछ हो नेवर गिव अप नहीं करना है। तो उसी एटीट्यूड को लेके मैं रोज़ जीती हूँ, और आज भी सिर्फ उसी एक नेवर गिव अप के एटीट्यूड से मैं खड़ी हो पाई हूँ। अगर आपके परिवार से कहा जाए कि सिर्फ 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें कि किरण कौन है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 शब्द में मैं यही बोलूँगी कि मतलब जो मैं हूँ वही हूँ मैं। अगर आप हमेशा से इतनी फर्म थी अपनी लाइफ के बारे में, या आप इतनी फर्म नहीं थी अपनी लाइफ के बारे में, और आज क्या आप फर्म है अपनी लाइफ के बारे में, या आज भी फर्म नहीं है अपनी लाइफ के बारे में? ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी होती है, अगर उसे हम जिएंगे नहीं तो वो ज़िंदगी क्या रही। तो अभी आज मेरे पास एक पर्पस है जीने के लिए, तो उसके लिए हमें फर्म होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर पर्पस होगा लाइफ में, जभी हम हर चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा। पहले तो मैं एक किरण थी कि नॉर्मल, अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो नॉर्मल एक किरण होती जो ऑफिस जा रही है, घर का काम कर रही है, ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती। मगर आज मेरे पास एक पर्पस है कि मुझे अपने जैसे लोगों को बताना है कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बहुत खूबसूरत है। अगर वो तुम अपने लिए लड़ाई लड़ोगे और वो एक कदम आगे बढ़ाओगे तो देखोगे सारी दुनिया सपोर्ट करेगी। तो उसी के शायद मैं आज आपसे इसी वजह से यहाँ पर भी हूँ। बड़े होते हुए आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती थी? मैं 25 साल तक की लाइफ की बात कर रहा हूँ। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती थी? जो मम्मी पापा को स्ट्रगल देखी है, तो हम खुश इस चीज़ से होते थे कि फेस्टिवल्स जब आते थे ना, जब दिवाली आती थी तो हमें नई ड्रेसेस मिलेंगी, नए पकवान बनेंगे, तो उस चीज़ का हमेशा हमें वेट रहता था, हर साल वेट रहता था। और अब जब आप इस सफ़र से गुजर रही हैं, किरण से द किरण होने के सफ़र से गुजर रही हैं 25 साल से, अभी आप अगले साल, आपका बर्थडे अभी दिसंबर में आता है शायद। हाँ जी। आप 40 साल की हो जाएंगी। हाँ जी। किस डेट को आपका बर्थडे आता है? मेरा जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। आपका तो 25 दिसंबर को ही आपके साथ ये हादसा हुआ? हाँ, मतलब 24 दिसंबर 2011 में हुआ था, जब मैं हैदराबाद से फरीदाबाद अपने 25th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर आ रही थी। तो जब मैं वहाँ से ट्रेन से आ रही थी तो मेरा स्टेशन आने वाला था,
तो स्टेशन आने वाला था, तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, तभी 2 लड़के, अननोन लड़के थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी, तो स्टेशन आने वाला था, तो मैं तैयार होके अपना बैग पैक लेके जो एग्जिट डोर के पास साइड लोअर बर्थ होता है वहाँ पे बैठी हुई थी। तो वो लड़के, उन्होंने बैग खींचा एकदम से। तो हमें सिखाया गया कि जब भी तुम्हारे पे कोई अटैक हो तुम भी उसको प्रिटेंड करो। तो जैसे ही बैग खींचा और मैंने भी अपनी तरफ खींचा तो बैग तो मेरे हाथ से निकल गया और मैं ट्रैक पे गिर गई। तो मेरा पैर, ट्रैक जो सीढ़ियाँ होती हैं, गैप बहुत ज़्यादा होता है, मैं नीचे गिर गई, मेरा पैर कट गया। तो बहुत अंधेरा था, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था, बहुत सर्दी थी, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि बचाओ, क्योंकि जब मैंने उठने की कोशिश करी मैं उठ नहीं पा रही थी। तो ट्रेन रुकती है, वहाँ से फिर मुझे ट्रेन में वापस डाला जाता है, फिर रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर हॉस्पिटल लेके जाती है, मुझे सब पता चल रहा है क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, बट मुझे ये नहीं पता था, बस मेरे अंदर से यही आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचा लो। तो उस दौरान क्या होता है कि जब हुआ था ये करीब शाम के 6 बजे हुए थे, तो वही डॉक्टर नहीं था, फिर डॉक्टर आता है कि हाँ टांग बच जाएगा, कुछ कहते नहीं बच पाएगा। उसी दौरान बोलते हैं कि हम सर्जरी तभी करेंगे जब 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराएंगे। तो उस टाइम में बहुत टाइम बीत जाता है, फिर वही रात के 12 बजे होते हैं और मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ कि बर्थडे है, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बर्थडे विशेस देने के लिए आपको कॉल। बेड पर याद था कि मेरा बर्थडे ये आ सब गया है? याद था मुझे। और जब डॉक्टर आता है पीस ऑफ पेपर के साथ कि हम घुटने के नीचे से तुम्हारा पैर काट देंगे, तो एक मोमेंट के लिए मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मतलब नहीं समझ आता है कि मतलब एकदम लगता है लाइफ ख़त्म हो गई, बट मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होती उस टाइम, तो मैं डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती हूँ। उसके बाद मतलब एक ही रात में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे कि क्या होगा, कि क्या वही किरण दोबारा किरण रहेगी, क्योंकि हम लड़की हैं तो रहता है ना कि कुछ भी किसी लड़की के साथ ऐसा और किसी का अंग चला जाए तो अंदर से रहता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बिखर गई। बस वो एक फेज़ था, बहुत मुश्किल था, वही 4 दीवारी में बंद, सवाल पे सवाल, एक मेंटल प्रेशर और एक फिज़िकल प्रेशर। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मगर मेरे पापा यही कहते थे कि जान बची तो लाखों पाए। तो उसी उम्मीद के साथ मैं चल रही थी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर में, तो और देखा है कि मम्मी पापा ने कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मगर मेरे पेरेंट्स ने वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ा। मुझे कॉलेज जाना तो दूर की बात कि मैं कभी स्कूल भी जाऊंगी, मैंने स्कूलिंग करी, फिर कॉलेज भी गई, फिर नौकरी के लिए दूसरी सिटी में भेजा। तो उन्हीं सवालों के साथ था कि किरण तुम्हारे आंसू नहीं निकलने चाहिए। हालांकि मैं अंदर से टूटी थी। तो वहीं से ही फिर पेरेंट्स को देखते हुए हम 3 भाई बहन हैं कि भाई बहन भी है, नहीं हार नहीं माननी है, जीना तो है। तो उसी जर्नी, रिकवरी की जर्नी में हम बड़ा सुनते थे सुधा चंद्रन जी के बारे में। तो उनके बारे में बताते थे कि मोटिवेशन की ऐसा हुआ है, दोबारा खड़े हो सकते हो, जयपुर फुट थे। तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि हाँ, शायद मैं खड़ी हो पाऊँ, चल पाऊँ, बाहर निकल पाऊँ। मगर उसी जर्नी में कुछ ऐसे लोग थे जो छोड़ के भी चले गए। सब कहते थे कि अब तो इसकी ज़िंदगी खराब हो गई। वो एक बेचारी वाला टैग दे दिया गया। उससे भी मुझे अपने आप पे ही डाउट होने लगता था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मगर नहीं,
कहते हैं ना, जो हम बचपन से जो हम स्ट्रगल देखते हैं वो एक कहीं ना कहीं वो एक सरफेस था कि नहीं, इतनी पढ़ाई करी है, और उस पढ़ाई का उसी टाइम काम आया कि जब प्रॉब्लम्स आई ना, तब नया नया इंटरनेट था तो उस पे जाके हम गूगल करके मैं देखती थी कि ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर पता चला कि हाँ नहीं, जो आर्टिफिशियल लेग आते हैं नकली टांग की वजह से तुम खड़े हो सकते हो, चल सकते हो। मगर तब भी डाउट था कि क्या सच में मैं चल सकती हूँ। फिर उसी जर्नी में चलते चलते फिर लगा कि कैसे खड़े होंगे, डाउट्स थे। फिर जब मैं अब दोबारा जब मैंने हैदराबाद गई, वहाँ पे अपने जैसे लोग जब मैंने देखे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, स्टिल वो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, वही एक स्माइल है। अगर वो जी सकते हैं तो किरण क्यों नहीं जी सकती है। तो वहाँ से ना एक होप आ गई कि नहीं किरण, तुम चल सकती हो। क्योंकि मुझे बहुत डाउट था, मेरे को चलने में भी ना डर लगता था। हमेशा मैं अपनी बहन को अपने साथ रखती थी, पकड़ के चलती थी। डॉक्टर कहते थे कि वो तुम्हारे साथ पढ़ाई करनी है, उसको हर जगह तुम उसको कैसे लेके जाओगी। तो मुझे भी लगता था, मगर फिर जब मैं उन लोगों से मिली, उनको देखा, फिर डॉक्टर ने मेरा पैर बनाया। उसके बाद उन्होंने बोला किरण, तुम्हें दौड़ना है क्या? मैंने कहा हाँ दौड़ना है। मतलब कब और कैसे मुझे नहीं पता था, मगर कहते हैं ना जब कुछ चला जाता है तो, जब लोग कह रहे थे इसकी ज़िंदगी खराब हो गई, कैसे दौड़ेगी, तो उन्होंने ना फिर एक दौड़ने वाला पैर आता है जिसे कि हम ब्लेड बोलते हैं, तो वो मंगवाया। फिर उन्होंने मुझे उस पर ट्रेनिंग दी। उस पर जब ट्रेनिंग दी तो हाथ पकड़ के ट्रेनिंग करवाते थे। तो फिर मेरी जर्नी वही धीरे से शुरू हुई। जब उन्होंने ट्रेन किया, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दौड़े, कुछ 1 किलोमीटर, बट स्टिल मुझे लगता था कैसे दौड़ूंगी। हाथ पकड़ के वो ट्रेनिंग देते थे। वही 5 किलोमीटर किया, फिर मैंने 10 किलोमीटर किया। मतलब ये लड़ाई एक अपने आप से ही शुरू करी थी कि नहीं मुझे करना। वो कहते हैं ना जब हम खुद कुछ खो देते हैं तो जिद पे नहीं, दौड़ के करना ही है। तब मैंने 5 किलोमीटर किया, फिर 10, फिर सोचा अब नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर मैंने अब चैलेंज लिया 21 किलोमीटर का। जब ट्रेन किया, जब वो 21 किलोमीटर दौड़ के फिनिश लाइन ख़त्म करी, वहीं से ही मुझे खिताब मिल गया कि इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ब्लेड रनर किरण कनौजिया। वहाँ से अलग पहचान बन गई। और वहीं से लोग जब आके कहते थे ना किरण यू स्टैंड अबव देन अस, तो मुझे लगता था, जब लगा कि नहीं आज से तुम्हारी यही स्ट्रेंथ है और इससे तुम्हें छोड़ना नहीं है। मैम आपने बताया कि जो 25 साल की किरण थी उसको खुशी होती थी त्योहारों से, मिठाइयों से, घर में होने वाले फेस्टिवल से, और अभी की जो किरण है वो कौन सी किरण है और उसको कैसे खुशी मिलती है? जो मुझे खुशी मिलती है ना, कि जब मैं सब भूल जाती हूँ, वो है कि जब मैं अपने जैसे लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि मैं जब उन लोगों से मिलती हूँ तो पता नहीं एक अलग ही एनर्जी रहती है कि हम सब, क्योंकि जब ऐसा हादसा हुआ था मेरे साथ तो मैंने उन्हीं लोगों के साथ जो वक्त मैंने बिताया था कि हंस के कैसे जीना है, कि हम साथ में ही साइकिलिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, और एक कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना कि आज नहीं चल पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो जब मैं उनको बताती थी ना हर सॉल्यूशन रहता था। तो आज भी यही रहता है कि जो जब 25 साल से पहली वाली किरण एक मासूम सी ही किरण थी, किसी से बात नहीं करती थी, और अभी क्या हो गया है कि इस किरण को बाहर निकल के अपनी कहानी बतानी, वो भी एक स्टेज पे, मतलब डर तो लगता है क्योंकि एकदम जो घर में ही रहती है और एकदम से बड़े से स्टेज पे ला दोगे तो लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है। प्रॉब्लम आई थी, शायद वो एक किरण एक अलग किरण थी,
और जो एक आज की किरण है वो एक दौड़ने वाली किरण है जिसके पास एक पर्पस है कि अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जब ऐसी हम सिचुएशन देखते हैं सुनते हैं, हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो ऐसे कई लोगों के लेग हैंड्स चले गए थे, तो हम उनको मिलने के लिए गए थे और जब हम उनको जाके मिले ना और उन्हें बताया, और जब हमने बताया कि हमारे भी पैर नहीं है तो देवर लाइक मतलब शॉक हो गए थे। मतलब एक उम्मीद आ गई थी कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं है, जिंदगी बहुत कुछ है, तो बस हमें वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आगे बढ़ने के लिए। किरण जी, अगर आज मैं आपके किसी स्कूल फ्रेंड से मिलूं और आपके बारे में कुछ पूछूं तो वो सबसे पहले क्या किस्सा सुनाएंगे? मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा यही कहते हैं किरण तो सेलिब्रिटी बन गई है। और वो बताते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं क्या थी, उन्हें लगता है किरण ने बहुत कुछ किया है क्योंकि वो आके अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। मतलब उनके आंखों से आंसू निकलते तो हैं, वो ही आंसू होते हैं कि जो किरण तब थी और जो किरण आज है बहुत अलग है। कि इतना कुछ किरण ने देख के खड़ी हुई, उस दौर को पार किया, वो एक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है कि तूने कैसे किया। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक पुरानी किरण, एक नई किरण? यस, है। तो पुरानी किरण का कोई ऐसा बात जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? तो हमेशा मुझे यही लगता था कि जो एक पढ़ाई है जो मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकती है, तो हमेशा मेरा एक ही मकसद रहता था कि अच्छा पढ़ना है और एक अच्छी नौकरी लानी है, और वो मैंने करके। और आज की किरण? आज की किरण के पास एक पर्पस है, एक और पहले से एक स्ट्रॉन्गर किरण है कि जो अपने जैसे लोग हैं उनको जाके मतलब हम काउंसलिंग करते हैं कि एक उम्मीद देते हैं कि लाइफ में जब भी कुछ आएगा तुम्हारे पास 3 चॉइसेस होंगी, या तो वो तुम्हें डिफाइन करेंगी, या तो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, या तो तुम्हें हिम्मत बना देंगी। तो हमें हिम्मत ही चूज करनी है आगे बढ़ने के लिए। जिस दिन आपने पहली बार प्रोस्थेटिक लेग पहना उस दिन आपके मन में क्या आया, क्या एक्सपीरियंस था आपका? उस दिन तो मैं एक बच्चा बन गई थी, मुझे तो चलना ही नहीं आता था कि लेग पहना के मुझे चलाया जा रहा है। कि शायद मैंने लाइफ में 2 बार चलना सीखा है, एक मम्मी पापा ने जब बचपन में सिखाया और एक जब मुझे प्रोस्थेटिक लेग लगा। तो कहते थे लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड। मुझे लगता था क्या 25 साल की किरण चल नहीं पा रही है, मतलब ऐसे डाउट था। मगर चलना तो था, अगर नहीं चलती तो लाइफ वहीं ख़त्म थी। जब आप ये कुछ कदम पहले बढ़ा रहे थे तो ऐसे कौन से विचार थे जो आपके मन पर सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर डाल रहे थे? ऐसा क्या लग रहा था आपको कि मैं चलते वक्त गिर जाऊंगी, मैं चलूंगी तो बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं आएगा, मैं उतनी खूबसूरत नहीं लगूंगी चलते वक्त जितनी खूबसूरत मैं पहले लगती थी, बहुत कुछ कदम चल पाऊंगी, घर घर का काम कर पाऊंगी, कुछ ऐसे कुछ कोई विचार आपके मन में आते थे? ये तो नॉर्मल होता था क्योंकि माइंड को पता ही नहीं था कि मुझे तो हमेशा यही लगता था कि आर्टिफिशियल लेग पहनने के बाद कि मेरा पैर है, मुझे यही फीलिंग आती थी। मगर जब चलते थे तो बैलेंस नहीं मिलता था, कभी मैं गिर जाती थी और मैं गिरी भी थी। एक बार मैं रेडी हो रही थी तो एकदम से मैंने अपना पैर नीचे रख दिया और मैं गिर गई। तो गिरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे लेग में कुछ आर्टिफिशियल पिन्स होती हैं, जब सर्जरी की टाइम लगाते हैं वो अंदर ही रह गई हैं। तो उस टाइम मुझे पता चला कि ऐसा कुछ मेरे लेग में है जो कि एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल है, वो एक पेन था। तो जब मैं चलती हूँ, इनिशियली जब मैं प्रोस्थेटिक लेग के साथ चली, बहुत सारे डाउट्स तो थे चलना, या फिर मैं अगर घर से बाहर निकलूंगी लोग मुझे देखेंगे कि मैं ठीक चल पा रही हूँ या नहीं चल पा रही हूँ,
कि इसका नकली टांग है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने देखा कि दीदी आपके पास नया पैर है। मैंने कहा आप दूध पियोगे ना, आपका और नया असली पैर आ जाएगा। और कई बार कहते हैं आपके पास तो रोबोटिक लेग है, हमारे पास तो नहीं है। तो ऐसे होता है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ प्रोस्थेटिक लेग पहन के। मैम क्या डर ज़्यादा था, फिजिकल रिकवरी नहीं होगी या जब बाहर निकलेंगे तो सोसाइटी आपको किस नज़र से देखेगी? मुझे तो ज़्यादा यही था कि जब मैं घर से बाहर निकलूँगी तो लोग क्या कहेंगे। वो एक अंदर से मुझे डर था, क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि इसका तो नकली पैर है, क्या मुझसे कोई शादी करेगा या मैं वापस अपनी नौकरी पे जा पाऊँगी, वही पुराने दोस्त क्या वो मेरे दोस्त रहेंगे। तो यही सब सवाल रहते थे जब मैं घर से बाहर निकलती। वैसा कौन सा पल था मैम जिसमें आपको लगा कि वाई मी या व्हाट नेक्स्ट? क्या ज़्यादा था, वाई मी या व्हाट नेक्स्ट? मेरे लिए वाई मी था, क्योंकि कहते हैं ना कि अंदर से लगता है कि जब मैंने कुछ बुरा किया नहीं है तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। बट कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रॉब्लम आती है तुम्हें, वो प्रॉब्लम उन्हीं के पास आती है जो उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो शायद वो मेरे पास प्रॉब्लम आई, मगर जो आज मैं हूँ शायद उस प्रॉब्लम की ही वजह से आज मैं हूँ। और जब मैं लोगों से मिलती हूँ, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े क्राउड में जाके अपनी कहानी बताऊंगी और लोग सुनना चाहेंगे मेरी कहानी। जब आपने अपना पहला रनिंग ब्लेड पहना और ट्रैक पे उतरे तो उस वक्त अगर पीछे कोई सॉन्ग आप सोचते कि बजना चाहिए तो क्या कोई सॉन्ग ऐसा आप बता सकते हैं कि ये बजता तो मज़ा आ जाता? वो भाग मिल्खा भाग है ना, वही मुझे याद आता है कि किरण अब ट्रैक पे आ गए हो, तुम्हें भागना है। मगर पैरेलली मुझे ना सच बताऊं तो मुझे डर लगता था। जब मैं ट्रैक पे जाती थी पहले मैं आसपास देखती थी कि कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर लगता था नहीं अब करना तो है। उस स्लोली जब वो मैंने चीज़ों को अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, जब भी मैं आगे जब मैंने एक्सेप्ट किया कि इसी के साथ मुझे चलना और भागना है, तो रहता था बस भाग मिल्खा भाग। क्या आज भी वही सॉन्ग आपकी ज़िंदगी को उतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है? मुझे अच्छा लगता है जब हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि जिन्होंने कुछ लाइफ में किया है और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उसी एक उम्मीद के साथ हर रोज़ मेरे लिए रहता है कि आज मैं हूँ, सांस ले पा रही हूँ और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यहाँ रुकना नहीं है। मैम कागज़ों पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्लान स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, लेकिन आपने महसूस किया, आपने उनको पास से देखा है, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं? क्या वो आप जैसे व्यक्ति के लिए या जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंच पाती हैं या नहीं? बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों के लिए। अगर मुझे एक पैर चाहिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एटलीस्ट मेरे पास 4 से 5 लाख होने ज़रूरी हैं। और एक ये बहुत बड़ा है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट या इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों को लेना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा पैर नहीं है, हम शायद अपने डेली के काम तो कर लेते हैं, मगर जो यंग बच्चे हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम किसी भी खेल में जा सकते हैं, और क्योंकि इन सब चीज़ों अगर हम खेल में जाते हैं तो उससे क्या रहता है कि हमारा फिटनेस बॉडी तो मेंटेन रहती है। जैसे पैरालंपिक्स है, गेम्स में अगर हमें ले लिया तो इट्स इजी कि बहुत आसानी से, क्योंकि इतने लोग बाहर नहीं हैं। अगर हम जैसे ही लोग अगर बाहर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे पैरालंपिक्स में, तो हम जैसे लोगों को देख के और लोग बाहर आएंगे। अभी बहुत सारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। हम देखते हैं अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, मेरे लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है। मानसी जोशी जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, मतलब इन जैसे लोगों को मुझे भी लगता है कि मैं भी जाके
पार्टिसिपेट करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। मगर एक हमेशा एक स्ट्रगल रहता है, कैसे होगा। अभी मुझे रिसेंटली ये मेरा नया पैर ही है जिसके लिए मुझे मतलब 4 साल वेट करना पड़ा कि मुझे 4 लाख रुपीस चाहिए तो मुझे एक अच्छा पैर मिलेगा, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारी हाई एक्टिविटीज़ नहीं होती। अगर पैर अच्छा नहीं है, या तो हमें इंजरी हो जाएगी, या तो लेफ़्ट साइड बॉडी पे वेट आता है, फिर उससे हमें बहुत रिकवरी नहीं होती है। जैसे तुमने रन तो कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, आउटपुट नहीं हो पा रहा, तो एक स्ट्रगल रहता है। तो मुझे लगता है इसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करे कि एक फंड बेसिकली फॉर एम्पुटीज जो होते हैं, ब्लेड रनर्स होते हैं, हम कोई है ही नहीं, मतलब कोई रिजर्व ही नहीं हमारे लिए। अगर ऐसा कोई रिजर्व हो तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि हम उस चीज़ को यूटिलाइज करके अपना करियर उसमें बना सकते हैं। जी, अगर आज कोई युवा पैरा एथलीट बनने का सपना देखता है और उसे लगता है कि वह इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं उठा सकता है, तो आप उसे क्या राय देना चाहती हैं? वही ना, लोग बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अगर इवन मेरे साथ ही है ये प्रॉब्लम कि आज मुझे रन करना है बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने एक इनिशियली जो मेरा रनिंग का ब्लेड था वो मैंने लिया था। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे कंपनी ने सपोर्ट किया था। अब उसको 12 साल हो गए, अब उसका शेप चेंज हो जाता है तो हमें नया चाहिए। तो एक स्ट्रगल है। हाँ, जैसे आपने बोला कि एक कंपनी में CSR फंड्स होना चाहिए, हम वो कोशिश कर सकते हैं कि एक हम कम्युनिटी ऐसी बिल्ड करें जहाँ पे हम नोट्स एप्लीकेशन लिखे CSR कॉर्पोरेट्स कंपनी को, या एज अ टुगेदर एक बैंक लोन ट्राई कर सकते हैं कि एक रिजर्व रखा जाए कि हम बैंक लोन ले, और जब हम उस चीज़ को अगर पाले तो हम उसको बैंक लोन को चुका सकते हैं। किरण जी से बातचीत के आधार पे मैं एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ आज सक्षम यात्रा के इस पॉडकास्ट से, क्या हम देश भर के बैंकों को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल लिम्ब में हमारी मदद करें? क्या हम CSR में इस एक्टिविटी को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविज़न देख सकते हैं जिससे जो कॉरपोरेट हैं वो एक ऐसा फंड तैयार करें जिससे हम ये इक्विपमेंट, ये प्रोस्थेटिक लेग, आर्टिफिशियल लिम्ब में उन बच्चों की मदद करें जो देश में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन युवाओं को नया जीवन मिलेगा। मुझे लगता है इसको एक बहस का मुद्दा हमें बनाना चाहिए और इस बहस को जितवाना भी चाहिए। सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इस बहस को जितवाना भी चाहिए। तो शायद ये शुरुआत किरण जी जल्द करेंगी और हम पहुंच पाएंगे बहुत सारे उन बच्चों तक, उन लोगों तक, उन युवाओं तक जिनको इस तरह के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जब मोटिवेशन नहीं होता तो आपको कौन दौड़ाता है? मेरे बच्चे दौड़ाते हैं मुझे, और फिर मुझे लगता है कि नहीं, रुकना नहीं है, भागते रहना है। क्या आज वाली किरण हादसे वाली किरण से ज़्यादा खुश है? हाँ, मैं खुश हूँ, और मतलब एक वही चीज़ है कि अगर मैं खुश हूँ तो सब कुछ है। मैं अगर बैठ जाऊँ कि आज मैं भाग नहीं पा रही, अगर सोचो आज मेरे पास ब्लेड नहीं है, मैं भाग नहीं पा रही, मगर हाँ, मैं खुद अदर चीज़ें कर सकती हूँ कि घर में ही एक्सरसाइज कर लिया, ट्रैक पे ही जाके वॉक कर लिया, साइकिलिंग कर ली, स्विमिंग कर ली, तो मुझे खुशी मिलती है। अगर कोई लड़की आज प्रोस्थेटिक लेग के साथ आपको देख रही हो और सोच रही हो कि मैं नहीं कर सकती, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं उससे यही कहना चाहूँगी, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, उसी जो आया है चैलेंज, उसी चीज़ को उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो। मैम, हर एथलीट के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वो खुद से कहता है हाँ मैंने कर दिखाया। तो आपके जीवन में वो पल कौन सा था और कब आया? वो पल जब आया, जब मैंने 21 किलोमीटर की दौड़ हैदराबाद में आम लोगों के साथ फिनिश करी। मतलब आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि मैंने कर लिया, कैसे कर लिया।
मतलब वो एक मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और वहीं से मैंने सोच लिया किरण अब रुकना नहीं है। वो कौन सी मैराथन फिनिश आज भी आपको गूज़बम्प दे जाती है? मुंबई मैराथन जो जी। मैंने पहली करी थी वो 3.5 घंटे में करी थी, और जो मुंबई मैराथन करी थी 2 घंटे 45 मिनट में। तो दिल्ली में भी कोई अभी की है हमने मैम रिसेंटली लास्ट में? हाँ, हर साल वेदांता रन होती है, तो मैंने चैम्पियंस विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, जस्ट टू मोटिवेट माय फेलो फ्रेंड्स। क्या कोई ऐसी रेस रही जिसने हमेशा आपको खुद को देखने का नजरिया बदल दिया? हाँ, ऐसी रेस हैं, जब मैंने वो रेस अपने जैसे लोगों के साथ मिलके जो फर्स्ट 5 किलोमीटर किए थे, जब बोला गया कैसे होगा, मतलब हमने बात करते चलते चलते वो 5 किलोमीटर कर लिए थे। क्या एथलीट के रूप में आपकी सबसे खुशहाल और यादगार मेमोरी क्या है? जब मैं अपने पैरों पे पहली बार खड़ी हुई थी एक्सीडेंट के बाद। तो मैम मतलब कुछ मायनों में आप बहुत लकी हैं, आपने 2 बार चलना सीखा है। या एक बार दोनों टांगों पे, एक बार टांग पे। तो जब पहली बार चलना सीखा तो आप 10 महीने की थी, और जब दूसरी बार चलना सीखा तो आप लगभग 26 साल की थी। तो किस चलने में ज्यादा मजा आया? दूसरे वाले चलने में ज़्यादा मज़ा आया। जब कुछ जो एक स्ट्रगल रहती है ना, जो उसमें पेन होता है, उसका मज़ा अलग ही होता है कि हमने कर दिखाया। क्या आपको लगता है कि मीडिया पैरा एथलीट को तभी पहचानता है जब वो मेडल जीतते हैं, या उनकी उस जर्नी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो सालों की मेहनत, पीछे का संघर्ष और वो पेन मैनेजमेंट, उस सब को मीडिया नहीं समझता? हाँ, मीडिया नहीं देखता है जो हमारी जर्नी, जो हमने अकेलापन और जो हमने मेहनत करी है, उसको नहीं दिखाया जाता है। तो एक जब हम मेडल जीत जाते हैं तो लोग पहचानने लगते हैं पैरा एथलीट को। तो मैं यही चाहूँगी कि जब भी पैरा एथलीट मेडल लेके आए, उसकी जर्नी को दिखाया जाए जी। क्योंकि उस टाइम हमारे साथ कोई नहीं रहता, वो खुद ही हम अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं उस मेडल को पाने के लिए। क्या आपको लगता है मीडिया को सिर्फ पोडियम पर मिली सफलता दिखती है? उसके पीछे का संघर्ष, वर्षों की मेहनत, ट्रेनिंग्स, फेलियर्स, टेंट्रम, फैमिली की सपोर्ट, ये सब नहीं दिखाई देता है? पैरा एथलीट्स के लिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारे देश में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम जितना शोर शराबा अपने ओलंपिक्स के लिए मचाते हैं, जितना लोग उसे देखते हैं, अगर मीडिया इस चीज़ पैरा एथलीट्स पे थोड़ा सा और फोकस करे तो मैं सोचती हूँ कि और मेडल्स आएंगे हमारे देश के लिए। लोग अक्सर आपका परिचय एक इंस्पिरेशन के रूप में देते हैं। जब ऐसा हो रहा होता है स्टेज पे तो आपकी फीलिंग क्या होती है? तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे, उसमें से मैं ही चुनी गई। तो मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ कि अपने आप को उस परिचय को के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है और हार नहीं माननी है। इस इंस्पिरेशन शब्द से आगे बढ़कर आप चाहती हैं कि हर पैरा एथलीट के बारे में बताया जाए, वो क्या हो सकता है? हमेशा उसकी जर्नी को, जो एक स्ट्रगल करी है, क्योंकि इसमें लोग ऐसे होते हैं जो अपना खून पसीना बहा के वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है जब आप उसकी एक जर्नी बताओगे ना, तो जो सुनेगा ना उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, उसे भी लगेगा नहीं मतलब उसने इतना कुछ करके और यहाँ पे खड़ा है, तो अगर वो खड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। किरण जी, आपको क्या लगता है क्या करना मुश्किल है? एक्सेसिबिलिटी को ठीक करना मुश्किल है या माइंडसेट को बदलना मुश्किल है? एक्सेसिबल तो हम चीज़ें पैसे लगा के हम बना सकते हैं, मगर माइंडसेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जहाँ लोग आके बोलते हैं क्या ये कर पाएगी। तो ये चीज़, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है लोगों का, और एक्सेसिबल चीज़ें तो आराम से हो जाती हैं। आने वाले वर्षों में आप भारत को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पैरा एथलीट के लिए कैसा देश बनते हुए देखती हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, मतलब स्कूल्स में अवेयरनेस हो, ऐसे बच्चे जो हों पढ़ पाएँ। मैम, पैरा एथलीट और पैरा एथलेटिक्स को लेकर भारत में क्या बदलाव आपको लगता है सबसे ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है माइंडसेट,
और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हो, और एक तीसरी चीज़ कह सकते हैं एक अच्छी कोचिंग मिले और एक अच्छी विजिबिलिटी मिले। अगर हमें ये सब 5 चीज़ें मिलेंगी तो मुझे लगता है कि हम मेडल आराम से जीत सकते हैं। कुछ फिनिश लाइन ऐसी होती हैं वो फिर भी दिल में बस जाती हैं, भले ही उन्होंने आपके लिए मेडल ना जीत कर दिया हो। ऐसा कोई बात, ऐसा कोई जीत आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? हाँ, ऐसा हुआ था कि जहाँ साइकिलिंग 200 किलोमीटर साइकिलिंग प्लान करी थी हमने, बट मैंने अराउंड 145 किलोमीटर ही फिनिश किया था। उसके बाद मेरे से नहीं हो रहा था, बट वहाँ मैं फिनिश तो नहीं हुआ, मगर मैं अंदर से जीत गई कि मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा किया। तो हाँ, हर जीत मेडल नहीं लाती है, मगर तुम्हें पता है कि तुमने अपना एक्स्ट्रा, जहाँ फेलियर पॉइंट के बाद भी तुम आगे गए हो, तो वो मेरे लिए एक सक्सेस है। क्या कोई ऐसी रेस रही है जिसकी फिनिश लाइन पार करते ही आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाई, आपने रोना शुरू कर दिया? हैदराबाद एयरटेल मैराथन, जब मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का फिनिश किया था, और जो वहाँ पे एक मैम थी, एक फ्रेंड थी, उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया था, और मतलब वो मोमेंट मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। उस पल आप सबसे ज़्यादा और सबसे पहले खुशियाँ किसके साथ बांटना चाहती थी? अपने मम्मी पापा के साथ। और दोनों में से किसी एक का नाम लेना हो तो? पापा के साथ। अगर आपको भारत को और अधिक सुरक्षित बनाना हो तो किन बदलाव को आप बताना चाहेंगे कि इन बदलाव करने से भारत को और सुरक्षित किया जा सकता है? जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो हमेशा जो प्रॉपर कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए हर रेलवे स्टेशन पे, ताकि हमें पता रहे कि कौन आया है, कौन गया। अगर कोई हादसा हो तो उस बंदे तक हम पहुंच सके। और प्रॉपर जो हर एक कोच में एक असाइन टीटी होना चाहिए वुमेन्स के लिए, स्पेसिफाइड। जो फर्स्ट कोच होता है उसमें वो कोच गर्ल्स को ना रिजर्व किया जाए। जो भी मिडिल बर्थ होती, बीच की जो कोचेस होते हैं, उसमें गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाए, ताकि अगर कोई ऐसा कोई हादसा होने से बच सकता है। क्योंकि मेरी बर्थ जो थी साइड लोअर बर्थ थी, जो कि एंट्री पे ही थी, तो इन बॉयज़ के लिए इजी था चोरी करना। अगर वही चीज़ अगर बीच में मेरा बर्थ होता तो शायद ये हादसा मेरे साथ नहीं होता। मैम, क्या आपको लगता है कि जो किसी भी एक्सीडेंट के बाद इमोशनल सपोर्ट होती है वो मेडिकल सपोर्ट से ज़्यादा मायने रखती है? हाँ, इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मुझे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म, मगर तुम्हें ये कोई आके नहीं बताता है कि किरण, स्टिल यू कैन स्टैंड, अपनी लाइफ खुद जी सकती हो। तो इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो मुझे जो एक सपोर्ट घर वाले तो देते ही थे, मगर एक दीदी थी ब्रह्मा कुमारीज़ की, वो मुझे रोज़ आके भगवान का ज्ञान देती थी और मेडिटेशन कराती थी। उस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करी, क्योंकि इस हादसे के बाद ऐसा था, इमोशंस थे, लड़की है, बेचारी है, टांग कट गई, बाहर नहीं जा सकती, शादी कैसे होगी, लोग किस नज़रिए से देखेंगे। तो ये सारे इमोशंस मेरे अंदर थे। मगर वहीं अगर मैं देखूं, वो जब दीदी आके मुझे मेडिटेशन और भगवान का ज्ञान देती थी रोज़ आके, तो वो ना कहीं मुझे इमोशंस ना कंट्रोल हो जाते थे कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी और वापस से चलने लग जाओगी। आपकी यंगर सेल्फ को आपकी आज की जिंदगी की कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा यकीन करना मुश्किल होगा? कि मैं आज स्टेज पे बोल पा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी यंगर सेल्फ को आज की किरण पर गर्व होगा तो किस बात पर होगा? पैर कटने के बाद भी मैं खड़ी हो पाई। अगर वो वाली किरण, पुरानी किरण, आज की किरण को कोई राय देगी, कोई सलाह देगी, तो क्या देगी? कि हमेशा मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीना है। और नई किरण पुरानी किरण को, अभी आज की किरण पुरानी किरण को क्या राय देगी? डरना नहीं है। डॉक्टर्स ने आपको दोबारा चलना सिखाया,
लेकिन आपको दोबारा जीना किसने सिखाया? दोबारा जीना सच कहूँ तो मेरे जैसे अपनों ने ही सिखाया। जब मैं उन लोगों से मिली और उन्हें देखा कि उनका हाथ नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, स्टिल वो अपनी फेस में वो लंबी सी स्माइल कर रहे हैं और लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने सोचा, जब मैंने उनको जब देखा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो उसी एक उम्मीद से मैंने वहाँ से जीना शुरू कर दिया। अगर मैं आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन चुनूं जिसने आपको पूरी तरह बदल दिया, तो वो दिन कौन सा होगा? 24 दिसंबर 2011 ने मेरी एक पूरी जिंदगी बदल दी। तो घर वालों ने सबसे पहले आपका सपना समझा था या आपकी उस तकलीफ को समझा था? पहले तो मतलब जिस प्रॉब्लम में थी उसको समझा, मगर उन्हें उम्मीद थी मेरे पापा को कि ये लड़की खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि उन्होंने ना कुछ ऐसे लोग देखे थे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम में पापा ने किसी को देखा होगा कि स्टेशन पे एक बंदा जिसका जयपुर फूट है वो सीढ़ियों पे बहुत जल्दी जल्दी दौड़ के चला गया। तो और सुधा चंद्रन के बारे में पापा को पता था कि वो उनकी लेग नहीं है, वो डांस करती हैं। तो उम्मीद थी कि पैर ही गया है मगर माइंड तो है ना, हाथ तो है ना, देख तो सकती है ना, तो अपनी जिंदगी भी जी सकती है। समाज आपको बदलना चाहता था या तोड़ना चाहता था? समाज तो तोड़ना ही चाहता था। मुझे बोलते थे बेचारी, इसकी टांग चली गई, और कि घर से लड़की को नौकरी करने के लिए भेजा इसलिए इसकी टांग चली गई। मगर हमेशा तोड़ने में ही लगे थे, क्योंकि और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। मगर कोई ये नहीं कहता था कि नहीं किरण, तुम अपने सपने अभी भी जी सकती हो। कौन सा ताना आपको आज भी याद है? वो जो बेचारी का टैग है ना, वो मुझे हमेशा याद रहता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास कुछ जख्म भी होते हैं मैम, तो ऐसा कौन सा जख्म है आपका जो अभी तक नहीं भरा? जो भी सपोर्ट रहता है कि जो एक आर्टिफिशियल लेग लेना होता है, उसके लिए हमेशा रहता है कि वो मैं उस चीज़ को कैसे पाऊंगी। आज भी मुझे ब्लेड चाहिए, तो मुझे नहीं पता वो मेरे को कब मिलेगा और नेक्स्ट मैं कब दौड़ पाऊंगी। तो वो हमेशा अभी तक मतलब वो जख्म गया नहीं मेरा। ऐसा क्या है जो किरण अभी तक मिस करती है? मैं हमेशा मिस करती हूँ कि मुझे अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। कभी ऐसा लगा कि जेब खाली है लेकिन सपना अभी भी जिंदा है? जो मेरा एक सपना है कि अब 42 किलोमीटर मैराथन करने का, तो वो मैं एक दिन करूँगी। कब और कैसे मुझे नहीं पता, मगर मैं करूँगी। वो सपना अभी भी जिंदा है? जिंदा है। कौन पहले चले गया मैम, मुश्किलें या दोस्त? दोस्त। सबसे बड़ा धोखा किससे मिला? लोगों से ही धोखा मिला। मैम, नाउ यू आर हैप्पीली मैरिड, और जब हम आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख रहे थे तो इट्स ए लव मैरिज। तो आपके हस्बैंड का नाम जान सकते हैं? राम। तो राम जी ने पहले किरण को प्रपोज किया या किरण ने राम को प्रपोज किया? राम ने पहले प्रपोज किया। तो क्या ये पुरानी लव स्टोरी चल रही थी, एक नई लव स्टोरी थी? हाँ, मैं पहले से जानती थी, और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने जब पहले बोला कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तो मैंने सोचा कि हमारी सोसाइटी में तो लोग भाग जाते हैं, ये इंसान हाँ कैसे बोल रहा है। तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो राम जी राम ही हैं अभी या राम आज के राम के तरह से कुछ बदलाव आप उनमें देखते हैं? नहीं, वो शायद मतलब मुझे नॉर्मली ट्रीट करते। कभी रहता है ना कि थक गए हैं, पैर में दर्द हो रहा है कि मेरा पैर ठीक नहीं है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसे पता है ये ठीक करवा लेगी जाके। मतलब अभी नॉर्मली है, मतलब जैसे पहले था अभी भी है। कभी मेरे को फील नहीं होने दिया कि मेरी एक ही टांग है। कौन ज्यादा प्यार करता है, आप उनसे कि वो आपसे? दोनों ही करते हैं। ज्यादा की बात हो रही है मैम। शायद वो जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। जी, आपके 2 बच्चे हैं मैम। हाँ जी। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब
अभी छोटे हैं, तो मेरी बेटी तो यही कहती है, मम्मी क्लास में बच्चे बोलते हैं तेरी मम्मी का रोबोटिक पैर है क्या? जी। और छोटा वाला समझता है कि मेरी मम्मी ना पहले डॉक्टर थी और इसलिए ना डॉक्टर ने पैर काट दिया। जी। तो दोनों अच्छे हैं, मतलब दे आर हैप्पी चाइल्ड, आई फील दे अंडरस्टैंड। आप उन्हें क्या सिखाना चाहती हैं जो आपको लगता है कि हर माँ को अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखा देना चाहिए? मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि हमेशा ना प्रॉब्लम आए तो हार नहीं मानी, मतलब रोना नहीं है। अंदर से ना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि कुछ भी एक इंसान बने कि जो अपने से, जो जिन लोगों से मिले ना उनसे प्यार से बातें करे और सुने, एक दूसरे की सुने और अंदर से ना मजबूत बने, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको गिराएगी, कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगी, मगर तुम्हें हमेशा अंदर से मजबूत रह के जीना है। अभी तक की बातचीत को जब मैं ध्यान से इवैल्यूएट करता हूँ तो मैंने किरण जी से बातचीत के आधार पर ये पाया है कि यहाँ तक मैम फ़ायदे में रही हैं, खोया कम पाया ज़्यादा, दोस्त बढ़ गए, परिवार बढ़ गया, देश के लिए कुछ करने का प्लान, जज्बा बढ़ गया। ऐसी बहुत सकारात्मक शुरुआत, बहुत सकारात्मक सोच को हमें आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। अगर आज ये स्टोरी, किरण जी की स्टोरी देश तक नहीं जाएगी, लोगों तक नहीं जाएगी, तो शायद हम अपना वो तकलीफ, अपना वो दुख लेकर बैठे रहेंगे और ये बात ही नहीं करेंगे कि इस दुख के बदले में क्या सुख आया, इसकी वजह से क्या क्या हमने अचीव किया। मैं ऐसे एक शख्स को अपना सलाम करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के रोल को स्वीकार कर रही हैं और समाज में आगे आकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या आपकी लव स्टोरी सेम होती? नहीं, लव स्टोरी सेम नहीं होती। राम कहीं और होता, मैं कहीं और होती। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, और हम जस्ट फ्रेंड्स थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लाइफ पार्टनर्स बनेंगे, मगर ऐसी सिचुएशन ने ऐसा लव स्टोरी बना दी, अदरवाइज तो वो अपने घर होता, मैं अपने रास्ते होती। अगर मौका मिले तो आप क्या वापस लेना चाहेंगी? कि जो लोग मुझे उस टाइम पे छोड़ के गए थे वो सब साथ रहते, मगर अब आज साथ में हैं। उस टाइम पे क्यों छोड़ के गए थे? किरण मैम, 20 साल बाद अगर आपको अपनी कहानी किसी स्टेज से खुद ही सुनानी हो तो आप कैसे सुनाएंगी? तो मैं यही सुनाऊंगी, वही एक किरण जो एक स्माइल के साथ, छोटे से किरण अपने आप को देखती है, जिसने अपनी एक पूरी लाइफ वही एक टांग पे दुनिया जीत ली, और वही एक किरण जो कभी रुकी नहीं, हमेशा भागती रही। सिर्फ ट्रैक पे ही नहीं भागी, उन जगहों पे भागी जहाँ जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन लोगों तक भागी और जाके उन्हें बताया कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, यहीं से ज़िंदगी शुरू हुई है। तो वो उम्मीद और अपने अंदर से वो जुनून और जज्बा कभी मरने नहीं देना है। जैसे मैंने अपनी लड़ाई एक टांग पे जीत ली, मैराथन में दौड़ के, या फिर साइकिलिंग दौड़ के, या फिर अब छोटे छोटे बच्चों से जाके, जब मैं एनजीओ में जाके अपनी कहानी बताती थी, वहाँ बच्चे पूछते थे कि दीदी आप दूध पियोगे ना, आपका पैर बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि मेरी कहानी ऐसी ही दिखे अगले 20 साल बाद, जहाँ पे एक बिचारी वाली किरण नहीं थी, वो एक ताकतवर किरण थी जो कभी रुकी नहीं और ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी। किरण जी, आपने सक्षम यात्रा के इस पॉडकास्ट में जितनी बातें बताई वो हमारे लिए बहुत देर तक याद रखने वाली बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट उन लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा लेकर आएगा जो रुक गए हैं, जो घर में ये सोचकर बैठे हैं कि मुझसे नहीं होगा। तो आज का ये आखिरी सवाल आपसे, तुमसे नहीं होगा का जवाब आपने कैसे दिया? जब एक्सीडेंट से किरण जो
पहले किरण थी और जो बाद की किरण है बिल्कुल अलग है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने उसी हिसाब से उन लोगों को जवाब दिया कि ये किरण रुकी नहीं और आज भी ये किरण रुकी नहीं है, और ये किरण ने ये जो दौड़ पकड़ ली है बहुत दूर तक जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी। जो लोग उम्मीद सोच सकते हैं कि मुश्किल आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं उन लोगों के लिए उन तक मैं पहुंचूंगी और बताऊंगी कि तुम आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू किरण जी, आज के इस पॉडकास्ट में हमें बहुत मज़ा आया। आशा आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम।